नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह है हमारा टॉपिक संसद। तो संसद के अंतर्गत जो हमने हेडिंग चालू की है वो है अन्य अनुदान। अन्य अनुदान क्या होते हैं? बजट जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अन्य अनुदानें भी दी जाती हैं। फिर है अनुपूरक अनुदान। इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। फिर है अतिरिक्त अनुदान। यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में परिकल्पक न किया गया हो। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी। अधिक अनुदान इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है। वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे संसद में लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलनी अनिवार्य होता है। फिर है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है। ये कहा जा सकता है यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। फिर है अपवादानुदान। इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता। फिर है सांकेतिक अनुदान। यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस पर मतदान होता है। फिर धन की व्यवस्था की जाती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है। अनुपूरक, अतिरिक्त, असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। फिर है निधियाँ। भारत के संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। पहला है भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266। फिर है भारत का लोक लेखा, अनुच्छेद 266। भारत की आकस्मिकता निधि 267। बात करें भारत की संचित निधि की, संचित माने होता है इकट्ठा किया हुआ। भारत की संचित निधि यह एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और राजकोष विधेयकों, ऋणों एवं अर्थोपाय अग्रिमों की जारी केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी ऋणों के पुनर्दायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होता है। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में से किए जाएंगे। इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित यानी कि जारी या निकाली नहीं की जा सकती। फिर है भारत का लोक लेखा।
सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत की संचित निधि से ऋण के अलावा भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में से ऋण लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा राशि है। इस लेखों को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजित के बिना किया जा सकता है। इस प्रकार के भुगतान मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। फिर है हमारा भारत की आकस्मिकता निधि। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का अधिनियम 1950 से शुरू हुआ। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत कराया जा सकता है। भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है। बात करें संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका की, तो संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका क्या होती है, ये चीज़ हम समझते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है। उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसकी शक्तियाँ एवं कार्यों का निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है विधायी शक्तियाँ एवं कार्य, दूसरा है कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्य, तीसरा है वित्त शक्तियाँ एवं कार्य, चौथा है सांविधिक शक्तियाँ एवं कार्य, पाँचवा है न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य, छठा है निर्वाचित शक्तियाँ एवं कार्य, सातवां अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। विधायी शक्तियाँ एवं कार्य की अगर बात करें तो इसमें है संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर, जिसमें मूल रूप से ये 98 काट के 97 कर लेना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर मूल रूप से 97 एवं ये 99 की जगह 98 कर लेना विषय हैं, तथा अवशिष्ट माने होता बचे हुए विषय, वे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर विधि बनाने की विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद की समवर्ती सूची के विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 47 वर्तमान में 59 विषय हैं, भी विधि बना सकता है। अर्थात 2 राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति, ये जो 59 विषय हैं इन्हें काट के आप 52 विषय कर लेंगे। विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 66 एवं वर्तमान में 59 विषय हैं, 61 की जगह पे ये 59 कर लेना, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे निम्नलिखित 5 अमान्य परिस्थितियों के अंतर्गत हो सकता है जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, आर्टिकल 352, और जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे तो आर्टिकल 259, और जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद के से ऐसा संयुक्त अनुरोध करें, आर्टिकल 252, और फिर है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि एवं समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी है, आर्टिकल 253।
जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। आर्टिकल 256 राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अध्यादेश को संसद की स्वीकृति नहीं मिलती तो निष्प्रभावी हो जाती है। संसद विधियों का खाका तैयार करती है और मूल विधि के ढांचे में ही विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए कार्यपालिका को प्राधिकृत करती है। इसे प्रायोजित विधान या कार्यपालिका विधान या अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को जांच के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। फिर है कार्यकारी शक्तियाँ। भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय रूप की स्थापना की है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्प अवधि चर्चा, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। यह अपनी समितियां जैसे सरकारी आशासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीनस्थ करती है। फिर सामान्यतः मंत्री के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से सामूहिक उत्तरदायी के एक भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब है कि वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा के बहुमत प्राप्त है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न कर, धन विधेयक को अस्वीकार कर, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास कर, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर कटौती प्रस्ताव पास कर। इसलिए कहा गया है कि संसद का पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना जो सरकार बनाए रखे, सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करना जब तक कि इसका विश्वास हो, और विश्वास ना होने हो तो उसे हटाकर और अगले सामान्य चुनाव में इसे लोगों पर छोड़ देना। फिर है संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका ना ही किसी कर की उगाही कर सकती है, ना ही कोई कर लगा सकती है, ना ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसीलिए बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की जांच करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। इस समितियों में शामिल लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ये अवैध, अनियमित, अन्याय, अनुचित प्रयोगों एवं सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती है। इसीलिए कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण एवं निम्न 2 तरीकों से संभव हो पाता है। बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है। उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें संसद सरकार को एक वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया जाता है धन के अंत तक व्यय नहीं होता तो शेष धन
शेष धन का ये छाछ की जगह पे हिरास होगा, हिरास हो जाता है तथा भारत की संचित निधि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हिरास का सिद्धांत कहते हैं। इससे संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है तथा इसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इस सिद्धांत के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे मार्च रस कहते हैं। संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद में संविधान संशोधन शक्तियाँ निहित हैं तथा वह संविधान में किसी प्रकार को छोड़कर समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत द्वारा संसद बदल सकती है। यह बहुमत बदल सकती है। संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच से तय होता है। कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जिसे संसद विशेष बहुमत एवं करीब आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के बाद ही संशोधन कर सकती है। कुल मिलाकर संसद संविधान को 3 प्रकार से संशोधित कर सकती है। कुछ ही संशोधन ऐसे हैं जिन्हें संसद विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही संशोधित कर सकती है। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू पूर्णतः संसद पर निर्भर करती है, ना कि राज्य विधानमंडलों पर। इसका केवल एक अपवाद है, वह कि कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। संसद 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा लेकर आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ। संसद की शक्ति असीमित नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे की शर्तानुसार है। दूसरे शब्दों में, संसद संविधान के मूल ढांचे के अतिरिक्त किसी भी व्यवसाय को संशोधित कर सकती है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में, मिनर्वा बिल मालवे 1980 में दिया था। न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित शामिल हैं। संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। यह उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश सहित एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। यह अपने सदस्य या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेषाधिकार को उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के साथ निर्वाचन में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति को चुनती है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा में उपसभापति का चयन करती है। संसद को यह शक्ति है कि वे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है और उन्हें संशोधन कर
शक्ति है वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है तथा उनमें संशोधन कर सकती है। इस आधार पर संसद में राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि बनाए हैं। अन्य शक्तियाँ और कार्य। संसद की अन्य कई शक्तियाँ एवं कार्य शामिल हैं। यह देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर बहस करती है। यह तीनों तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्त को संतुलित करती है। यह संबंधित राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है। यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के गठन एवं न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना करती है। भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। संसद का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को ना तो इतना समय है और ना ही इतनी विशेषज्ञता कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। दूसरा है अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाती। फिर है विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का आकार काफ़ी बड़ा है तथा इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। लोक लेखा समिति जिस वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच के बाद करती हैं, इस प्रकार यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी हो जाती है। गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। प्रत्यायुक्त विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति कम हो जाती है। संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण एवं अधिकांशतः प्रकृति में राजनीतिक होता है। संसद में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष के अभाव एवं संसदीय व्यवहार एवं मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में ढीलापन आता है। राज्यसभा की स्थिति। राज्यसभा में संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में स्थिति का 3 कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। पहला है जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो। दूसरा, जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो। तीसरा, जहां राज्यसभा का विशेष शक्तियां हों जिनकी जिम्मेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। लोकसभा के साथ समान स्थिति। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के समान होती है। सामान्य विधेयकों पर पूरा स्थापना और उनको पारित करना। संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पूरा स्थापन और उसको पारित करना। वित्तीय विधेयकों का पूरा स्थापन जिसमें भारत की संचयी निधि में
निधि से व्यय शामिल होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है। उसे राज्यसभा को एक प्रभावी बहुमत, जो विशेष बहुमत का एक प्रकार है और लोकसभा के समान बहुमत की स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं महालेखा नियंत्रक को हटाने की सिफारिश। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातों की स्वीकृति। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए, हालांकि वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक इकाई जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना। उच्चतम न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार। लोकसभा के साथ असमान स्थिति। निम्न मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा से असमान है। कैसे? धन विधेयकों को सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना अनिवार्य होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामले में दोनों की शक्तियां समान हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा ज़्यादा संख्या में जीतती है, सिवाय इसके सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य की संख्या दोनों सदनों के विपक्ष से कम हो। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, पारित कर परिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति है, लेकिन राज्यसभा सरकार, नीतियों एवं कार्य पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी ही दुर्बल है। दुर्बल माने होता है कमजोर, और दुर्लभ माने होता है जो आसानी से ना पाया जा सके। जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में होती है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं जितनी अधिक अमेरिका संवैधानिक व्यवस्था में है। वित्तीय मामलों में एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर हैं।
केवल राज्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पदच्युत कहलाती है। पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। आर्टिकल 67। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी हो अथवा लोकसभा का विघटन उसकी स्वीकृति अवधि के अंदर होता है, तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होती है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ दी गई हों, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधार पर है। पहला है, ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण लापरवाही से अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार के उपबंध के रूप में जांचोपाय है। यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को प्रतिनिधि देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करती है। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। संसदीय विशेषाधिकार, इसका अर्थ क्या होता है? संसदीय विशेषाधिकार उन्मुक्तियों और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियां और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ये इन कार्यों की स्वतंत्रता एवं प्रभावता के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों को बिना सदन ना तो अपनी स्वायत्तता, महानता तथा सम्मान को संभाल सकता और ना ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने संसदीय अधिकार उन शक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या उसकी किसी भी समिति में बोलने तथा हिस्सा लेने, इसमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं, जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है, तो राष्ट्रपति के लिए ये संसदीय अधिकार नहीं है। अब है वर्गीकरण। संसदीय विशेषाधिकार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं। दूसरा वे अधिकार जिनका उपयोग संसद व्यक्तिगत रूप से करते हैं। संसद के वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। तो सामूहिक विशेषाधिकार की अगर बात करें, संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। पहला है इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने एवं अन्य को इसे प्रकाशित न कर देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। दूसरा है यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श
हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। अपनी कार्रवाई के संचालन एवं कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले को में बर्खास्ती या निष्कासन भी। इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोधन, अपराध की सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर व रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय सदन इसकी समिति की कार्यवाही के जांच के लिए निर्देशित है। संसद क्षेत्र से पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, सदस्य या बाहर व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्रवाई सिविल या आपराधिक की जा सकती है। विशेषाधिकार, व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्नलिखित है। उन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय से लंबित मुकदमे पर प्रमाण प्रस्तुति करने या उपस्थिति होने के लिए मना कर सकते हैं। अब है विशेषाधिकार का हनन एवं सदन की अवमानना। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। यह सदन द्वारा दंडनीय है। किसी भी तरह का कृत्य या चूक जो सदन इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा शक्ति का सम्मान के विपरीत परिणाम दे, सदन की अवमानना माना जाएगा। यद्यपि व्यक्तियों एवं विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथापि इसके अर्थ भिन्न हैं। सामान्यतः विशेषाधिकारों का सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकता है। यद्यपि सदन की अवमानना के अर्थ का व्यापक प्रभाव विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु वे सदन की मर्यादा को प्राधिकार विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकती है। उदाहरण के लिए सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार हनन नहीं परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। विशेषाधिकारों के स्रोत। मूल रूप से संविधान अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकार बताए गए। ये संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, इसकी कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन इनकी समितियां तथा आरंभ तिथि 26 जनवरी 1950 को इसके सदस्यों की तरह समान है जब किसी संसद द्वारा घोषित न हो। 1978-44 में संशोधन अधिनियम में कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार इसकी समितियां और सदस्यों का आरंभ होने की तिथि 20 जून 1979 से ही प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में सभी स्थितियां समान रहेंगी। दूसरे शब्दों में
संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से संशोधित होगा। इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के संदर्भ में बिना किसी परिवर्तन के लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाया। वे 5 स्रोतों पर आधारित हैं। पहला है संवैधानिक उपबंध, दूसरा है संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियाँ, तीसरा है दोनों सदनों के नियम, चौथा है संसदीय परंपरा, पांचवा है न्यायिक व्याख्या। पहली बात करें, अब जो आता है संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद की संप्रभुता संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश न्यायवादी A.B. डाइसी के मतानुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग हैं। पहला है संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निश्चित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीति विश्लेषक डी लोम्से कहते हैं, ब्रिटिश संसद एवं एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में संसद में संवैधानिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। संसदीय विधि को न्यायिक अवैध घोषित नहीं कर सकती जिससे वह संवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु की इकाई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है। जो तत्व जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वे हैं, पहला है संविधान की लिखित प्रकृति। हमारे देश का संविधान मूल विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ, क्षेत्र, प्रभाव एवं उनके आसपास में संबंधों को परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान में से इतर संसद के पास क्रियान्वयन कुछ नहीं है। यही नहीं, कुछ संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी होती है। ब्रिटेन में ना तो संविधान लिखित है और ना ही वहाँ की कोई मूलभूत विधि है। सरकार की संघीय व्यवस्था। भारत में शासन की फेडरल संघीय प्रणाली है जिसे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं तथा संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची में समवर्ती सूची के विषय तक सीमित है, लेकिन शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता। सिवाय 5 असाधारण परिस्थितियों के, वह भी अल्प समय के लिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। तीसरा है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों सदन द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि भी संविधान से किसी उपबंध का उल्लंघन करते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं।
ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को बिना किसी संवैधानिकता एवं वैधता या उचित कारण जाने विशेष मामलों में लागू कर सकता है। फिर है चौथे नंबर पर मूलाधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य की किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है। मूल अधिकार के किसी भाग या इसे पूर्ण रूप से निरसन करें, इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई अलग संहिता नहीं है। ब्रिटिश संसद में इस तरह कोई भी कानून नहीं बनता जो नागरिक के मूल अधिकारों पर हो। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है, यद्यपि वहाँ अधिकारों को गारंटी चार्टर नहीं, लेकिन ब्रिटिश में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है। यद्यपि हमारी संसद की संगठनात्मक नामावली पद्धति उसी तरह है जैसे ब्रिटिश संसद की, परंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक स्वयंप्रभु इकाई है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित एवं प्रतिबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, विधायिका के समान है। भारत में भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा तथा अधिकारों के विशेषाधिकार द्वारा प्रतिबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है वो है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये 23 नंबर का टॉपिक है, इसे समझते हैं। अर्थ: संसद इतनी दुर्भय अथवा भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य विधिक, जटिल और बृहद हैं। साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त समय है, ना ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों में संदर्भ में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है तथा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, जो अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती है, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से भी गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती।
क्योंकि ये उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। वर्गीकरण। मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी समितियां और एक होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं। फिर है स्थायी समितियाँ। स्थायी समितियाँ इनकी जो कार्य और प्रकृति के आधार पर ये कैसी होती हैं, स्थायी होती है। इनके 6 कोटियों में इन्हें वर्गीकृत किया। पहला है वित्त समितियाँ, इसमें है का लोक सेवा समिति, खा प्राक्कलन समिति और गा सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। फिर है विभागीय अस्थायी समितियाँ, ये इसमें है। फिर है इसके बाद जांच के लिए गठित समितियाँ, जांच समितियाँ। याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समितियाँ, याचिका समिति। विशेषाधिकार समिति, आचार समिति। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति। विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति। लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियाँ, जो डेली के कार्य होते हैं। कार्य सलाहकार समिति, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति। विनियमन समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। सदन समितियों अथवा सेवा समितियां सदस्यों को सुविधाएं अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित। सामान्य प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति। सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। फिर है तदर्थ समितियाँ। तदर्थ समितियाँ 2 कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, जांच समितियाँ एवं सलाहकार समितियाँ। जांच समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। इनके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा आधे का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। इनका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित समिति। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति। रेल सभा समिति, रेलवे कन्वर्जन कमेटी। संसद सदस्य अधीनस्थ क्षेत्र विकास योजना के लिए गठित समिति। वो 4 संविदा ठेके के लिए संयुक्त समिति। उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए संयुक्त समिति। प्रतिभूतियों एवं बैंकों के लेन देन में हुई अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त समिति। शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति। संसदीय संकुल की सुरक्षा के लिए संयुक्त समिति। और संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के कार्यों तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारों को कंप्यूटर के प्रावधानों के लिए समिति। संसद भवन संकुल खाद्य प्रबंधन के लिए समिति। संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं तथा सांसदों के
चित्र मूर्तियां स्थापित करने के लिए गठित समिति, संसद भवन संकुल विकास तथा विरासत चिन्हों अनुरक्षण रखरखाव के लिए समिति, संसद सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल, नयाचार, परंपराओं के उल्लंघन, अवमाननापूर्ण व्यवहार की जांच के लिए समिति, दूर संचार अनुज्ञापनों यानी कि लाइसेंसों तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों के लिए जांच के लिए संयुक्त समिति, सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित पेरवर तथा संयुक्त समितियां निम्नलिखित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयकों के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि वे विधेयकों से संबंधित होती हैं। इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वे कार्य पद्धति के नियमों, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति निर्देशों से उल्लेखित होती हैं। जब किसी सदन में कोई विधेयक समान चर्चा के लिए लाया जाता है तब सदन चाहे तो उसे सदन की पेरवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया गया स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक को संयुक्त समिति की संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्पीकर कर लिया जाता है तो इस निर्णय से दूर सदन को भी अनुरोध के साथ अवगत करा दिया जाता है कि उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों को नामित करें। बात करें पेरवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान विचार करता है जैसा कि दोनों सदनों में विधेयक पर विचार किया जाता है। समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण कर सकती है। विधेयकों पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती है। जो सदस्य बहुमत से सहमत नहीं होते वे प्रतिवेदन में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वित्तीय समितियां, इसमें क्या होता है? इसमें लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, 5 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रातिनिध्य के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल एवं एक वर्ष का होता है। समिति में किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों से की जाती है। 1667 में एक परंपरा चली थी कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, कोऑर्डिनेट अटॉर्नी जनरल के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के 3 प्रतिवेदन सौंपता है। विनय लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। समिति सार्वजनिक व्ययों में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टि से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अतिरिक्त समझदारी और विवेक तथा
उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निर्धनता के खर्चों के मामले में लाए जा सकें। विस्तार के लिए समिति निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है, विस्तार से जानने के लिए समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है, केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा जांच करने के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की जांच करना। विनियोग लोक लेखा वास्तविक खर्चों की तुलना में संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतान तथा प्राप्तियों को दर्शाता है। विनियोग लेखा इस पर निर्धारित नियंत्रण महालेखा परीक्षक CSG के लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त हो लेना पड़ता है कि जिस पैसा भुगतान किया जाता है वह प्रयुक्त सेवाओं अथवा उद्देश्यों के संवैधानिक रूप से उपलब्धता की खर्च उस प्राधिकार की समरूपता तथा उसका प्रशासन करता है कि प्रत्येक पुनर्विनियोग संबंधी नियमों के अनुसार ही है। राज्य निगमों, व्यापार संस्थानों तथा निर्माण परियोजनाओं के लेखा एवं इन पर CAG लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच उन सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर जो कि सार्वजनिक उद्यमों पर गठित समिति को आवंटित है। स्वासी एवं अर्धस्वासी निकायों को लेखा की जांच जिनका लेखा परीक्षक CAG द्वारा किया जाता है, यानी कि कैग द्वारा। किसी भी प्राप्ति रिसीप्ट से संबंधित CAG से प्रतिवेदन पर विचार करना तथा भंडारों एवं प्रतिभूतियों को लेखा की जांच करना। किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा में खर्च राशि की जांच करना, यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को संचालित करने से समिति को CAG सहयोग करता है, यानी कि कैग। वास्तव में कैग मित्र, दार्शनिक व पथ-प्रदर्शक की भूमिका में होता है। समिति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में अशोक चंदा, जो कि स्वयं कैग रह चुके हैं, कहते हैं, विगत वर्षों में समिति ने यह अपेक्षा भली भांति पूर्ण की कि इसे स्वयं को सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए शक्तिशाली बल के रूप में विकसित करना चाहती है। यह भी दावा किया जा सकता है कि लोक लेखा समिति द्वारा स्थापित परंपराएं और इसके द्वारा विकसित परिपाटियों संसदीय लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं के प्रयुक्त परंपराओं के अनुरूपता में हैं। तथापि समिति की भूमिका की प्रभावकारिता निम्नलिखित कारणों से सीमित हो जाती है। यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। यह लेखा के 100 परीक्षण जैसा कार्य करती है, क्योंकि यह खर्च सब तक किया जा चुका होता है। यह दैनंदिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती हैं तथा मंत्रालयों में बाध्यकारी नहीं होती। इनमें विभागों द्वारा खर्चों पर रोक की शक्ति निहित नहीं की जाती। यह कोई कार्य निकाय नहीं है, इसीलिए आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्षों पर केवल संसद कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। फिर है प्राक्कलन समिति। इस समिति का
इस समिति को 1931 में स्थापित वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके द्वारा सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा सदस्यों में से किया जाता है। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्ताक्षरीय मत के द्वारा किया जाता है।